आपको ये बताया था कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, और मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप होता है, और प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है। अगर प्राइस पी से P1 पे चली जाए तो डिमांड जो है वो अगर पहले Q1 थी तो वो Q पे आ जाएगी। और ये इसको हम बोलते हैं, या मूव कर रहे हैं, मूवमेंट अप द कर्व या मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड। और इस तरह जब होता है कि प्राइस जब बढ़ रही हो और डिमांड कम हो रही हो, तो इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इसी तरह से फिर हमने ये भी बात की कि अगर इसका ऑपोजिट हो जाए डिमांड कर्व पे, यानी कि प्राइस जो है वो अगर पहले ये थी P1 और Q1 प्राइस थी और प्राइस कम हो जाए तो डिमांड में इजाफा हो जाता है, जैसा कि नजर आ रहा है डिमांड कर्व पे। तो Q2, Q1 से Q2 कह लें आप। तो यहाँ पे आपकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट डाउन द कर्व है, या मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट साइड है। और इस तरह जब होता है, यानी कि प्राइस कम हो और डिमांड ज्यादा हो जाए, तो हम इस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं एक्सटेंशन। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। ठीक है ना? यहीं तक पढ़ा था हमने। यस। अच्छा, आगे चलते हैं अब कि अब ये तो है, ये जो दोनों चीजें आपको मैंने बताई हैं, इनका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक है प्राइस से, इन दोनों का। यानी कि प्राइस फैक्टर जो है, प्राइस फैक्टर अगर चेंज होता है ना, तो ये होता है। जैसे हमने बात की थी, मैंने आपको कल बताया था कि एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सेट्रस पेरिबस, के अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ताकि हम प्राइस और डिमांड के रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकें। अच्छा, अब हम जैसे हमने बात कर ली, ये लॉ ऑफ डिमांड में यही बताया जाता है। तो हम अगर अब नॉन प्राइस फैक्टर्स की बात कर लें, नॉन प्राइस फैक्टर्स यानी कि वो फैक्टर्स जिनको कांस्टेंट रखा जाता है जब हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टेट करते हैं। यानी कि हम कहते हैं ceteris paribus, if the price of a product increases so there will be a downfall in the quantity demanded of the product and vice versa। तो हम इस तरह करके ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड या जो भी गिवन सिचुएशन होती है उसमें। अच्छा, अब जब नॉन प्राइस फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है अब हम ये देखेंगे कि बाकी जो फैक्टर्स हैं, यानी कि नॉन प्राइस फैक्टर मतलब फैक्टर अदर देन प्राइस, वो डिमांड पे कैसे असर डालते हैं। तो वो इससे पहले कि हम उसमें पहला एक फैक्टर हम देख लेते हैं कि वो है, जैसे कि हमने कल बात की थी इनकम। आपको अच्छे से पता है इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, और इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाती है। ऑफ कोर्स इनकम बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। और इनकम कम हो जाए तो परचेसिंग पावर भी कम हो जाती है, तो लोग कम डिमांड करते हैं। ये तो समझ हमें आती है आसानी से। और इनकम को चूंकि वाई से शो करते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, और इनकम कम होने से डिमांड कम भी हो जाती है। अच्छा, अभी मैं इसी इनकम की बात ही करता हूँ। अब अगर हमने इसको डायग्राम से प्रूव करना है कि ऐसा कैसे होता है, या क्या इम्पैक्ट आएगा डायग्राम पे, तो हम वो बना के देख लेते हैं कि हमारे पास ये डिमांड कर्व है, लेट से, और लेट से हमारे पास ये प्राइस है। इस प्राइस पे अम, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी है जो कि कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि इनकम बढ़ गई, हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, इनकम बढ़ गई तो होगा क्या। अब एक नया डिमांड का हमें नजर आएगा राइट साइड पे जाता हुआ, क्योंकि डिमांड राइट पे बढ़ती है।
लेकिन इसको हम मूवमेंट अलोंग द कर्व नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। अच्छा, और अब देखो तो होगा क्या, यानी कि इसको इसी प्राइस पे क्या हुआ, हमें नजर आ रहा है डायग्राम में कि प्राइस तो वही है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको पॉइंट बी ले लेते हैं, तो प्राइस तो वही है, लेकिन डिमांड में इजाफा हो गया, वो क्यू से क्यू वन पे चला गया। इसका मतलब है कि कोई और फैक्टर है अदर देन प्राइस जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो तो ये डिमांड जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रही है, लेकिन ये राइट साइड पे हो रही है। तब जब डिमांड राइट साइड पे शिफ्ट होती है तो हम कहते हैं डिमांड बढ़ रही है, और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड राइज का, कि राइज इन डिमांड, या हम इंक्रीज इन डिमांड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीज और राइज इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो, राइट वर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड बढ़ रही है लेकिन हम इसको एक्सटेंशन नहीं बोलते, एक्सटेंशन में भी डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड कब राइट साइड पे जाता है तब भी डिमांड बढ़ती है, लेकिन फर्क यह है कि एक्सटेंशन में डिमांड बढ़ती है प्राइस की वजह से, और कर्व के ऊपर ही मूवमेंट होती है टुवर्ड्स राइट साइड। लेकिन जब नॉन प्राइस फैक्टर जैसे कि इनकम की वजह से डिमांड बढ़े तो फिर मूवमेंट अलोंग द कर्व नहीं होता, फिर शिफ्ट होता है, या हम एक और भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है मूवमेंट ऑफ द कर्व। ये मूवमेंट ऑफ द कर्व, अलोंग द कर्व नहीं, मूवमेंट ऑफ द कर्व का मतलब है कि पूरा कर्व जो है मूव करके जा रहा है एक साइड पर। अब यहाँ पर कहा जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो मूवमेंट ऑफ द कर्व टू राइट, ठीक है, टू राइट से, तो हम आउटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, जैसे पीपीसी में भी होता है। इसी तरह से अगर इनकम जो है वो कम हो जाए तो डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट हो जाए, तो उसमें आप देखोगे प्राइस वही की वही है, लेकिन जो डिमांड है वो कम हो गई, पॉइंट ए से सी चले गए, ये भी शिफ्ट है ऑफ द डिमांड कर्व, लेकिन ये है शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट साइड। अब हम राइट की जगह पर वर्ड इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट, इसको हम इनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इस तरह से आ रहा है, और इसमें डिमांड कम हो रही है, ये तो हमने समझ लिया, और ये हमने एक नॉन प्राइस फैक्टर की बात कर दी है। ये यहाँ तक समझ आ रही है ना? यस सर। अब इसी तरह से मैं जल्दी से ना नोट्स भी खोल लूँ ताकि वहां से आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा जी। ये हम जल्दी से, अच्छा यहाँ पर आ गया, और इसमें हमने ये डिमांड कर्व के बारे में जान रहे, और हमने इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड अभी अभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा, ये पढ़ लिया, सर पढ़ लिया। पढ़ लिया, ओके। अच्छा, वो डेरिवेशन ऑफ द मार्केट डिमांड, वो ये डायग्राम में बना हुआ है, बहरहाल ये नोट्स में मौजूद है, कि आपको अगर मैं ये डायग्राम समझा दूं, चलो सामने आ गई है तो आप देखो, जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है वो कोई एक फर्म मौजूद है, जो कि आप गौर करो तो अगर जब प्राइस जो है वो 4 है, नहीं 4 कह रहा हूँ, प्राइस जब 10 है तो डिमांड 5 है, आपके सामने ये देखो, ये जो रेड डिमांड कर्व है ना, 10 प्राइस पे 5 क्वांटिटी डिमांडेड है। अब अगर मैं सेंटर वाले डिमांड कर्व पे आ जाऊं जो ब्लू है, उसी उस पे 10 प्राइस पे 8 डिमांड है, यानी कि ये डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं, एक कंज्यूमर ए है, एक कंज्यूमर बी है, फर्स्ट किया 2 कंज्यूमर्स हैं, तो एक कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर ए जो रेड डिमांड का है जिसकी, वो 10 प्राइस पर 5 चीजें डिमांड कर रहा है, और जो कंज्यूमर ब्लू है वो 10 प्राइस पे 8 चीजें डिमांड करे, तो अगर हम दोनों को जमा करें
तो बनता है 13, 8 + 5। तो जब हम जो सबसे एक्सट्रीम राइट पे आपको डिमांड कर्व नजर आ रहा है, ये मार्केट डिमांड कर्व है, और उसको मैंने DM का नाम दिया हुआ है। तो इस पे आप देखो कि 10 प्राइस पे डिमांड 13 हो गई, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ दोनों इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स की डिमांड को जमा कर दिया। इसी तरह 15 पे भी आप देख लो, जब रेड डिमांड कर्व पे 15 प्राइस थी तो डिमांड 4 थी, और ब्लू डिमांड कर्व पे एक और कंज्यूमर जो है 15 पे 2 डिमांड थी, तो दोनों को जमा करें अगर हम, तो 4 और 2 6। तो मार्केट डिमांड कर्व में 15 प्राइस पे 6 हमें डिमांड, मार्केट डिमांड डिमांड कर्व बनाते हुए 6 हमें डिमांड नजर आ रही है। तो ये इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व से मार्केट डिमांड कर्व। मैंने यहाँ पे 2 कंज्यूमर्स लिए हैं, मार्केट में तो बहुत से होते हैं, तो उन सबको जमा करना पड़ेगा, जारी बात है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, डिमांड स्केड्यूल भी बता दिया था, डिमांड कर्व भी बता दिया था, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी हो गई है, ये आप तो कर पढ़ ही सकते हैं इसको। और हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, जिसे हम इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड बोल सकते हैं। अच्छा, तो डिक्रीज भी बोलते हैं आपको, जैसे मैंने शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड बताया, ये बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं इसको नहीं कर रहा एक्सप्लेन। और यहाँ पे हम आएंगे। अच्छा, हम हमने इसमें ये जो नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं जो कि शिफ्ट लेकर आते हैं, हम उनको पढ़ने लगे हैं। अच्छा, एक बात कि नॉन प्राइस फैक्टर जो मर्जी हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो वेदर हो, जो हम पढ़ रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो यही होगा। यानी कि या तो वो आपके डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट करेगा जिस तरह ये हुआ, या वो आपके डिमांड कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा। तो डायग्राम नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ऐसे ही। लेकिन हाँ, कि वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, ये डिपेंड करता है उस फैक्टर पे। डिक्रीज होगा तो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी डिमांड कर्व, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं, इनकम तो हमने देख लिया, आगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप जानती हो क्या होता है? यस सर। क्या क्या होता सर वो जो लोग अपनी इनकम में से जो शेयर गवर्नमेंट को देते हैं वो इनकम टैक्स होता है। है? जी बिल्कुल सही, अपनी इनकम में से जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो इनकम टैक्स होता है। बिल्कुल आपने सही बात की है। तो एक ना टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिस्पोजेबल इनकम। ये डिस्पोजेबल इनकम जो है ना, इसको शो करते हैं इकोनॉमिक्स में YT से। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, YT इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्स। यानी कि आपको जो इनकम, आपकी जो इनकम अर्न करते हैं उसमें से टैक्स निकाल दें, यही इनकम टैक्स। तो इसको मैं अगर टैक्स की जगह पे इनकम टैक्स लिख दूं तो शायद ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टैक्स कई तरह के होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो इनकम में से निकल जाएगा, तो जो बाकी बचेगी इनकम, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि ये वो इनकम है जो आप खर्च कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं यार मेरी इनकम तो वो 2 लाख है, लेकिन मिलती मुझे 1.5 लाख है। यानी कि 2 लाख इनकम है लेकिन 1,50,000 मिलती है, क्योंकि 50,000 टैक्स कट जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम 1,50,000 है, क्योंकि वो खर्च 1,50,000 ही सकता है, वो 2 लाख खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि 2 लाख उसको मिलना नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी जो परचेजिंग पावर होती है या किसी भी कंज्यूमर की, तो वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है ऑफकोर्स, क्योंकि ये वो इनकम है जो आप खर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या होगा, हम जो देख रहे हैं कि इनकम टैक्स अगर ज्यादा होगा तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो डिमांड भी कम हो जाएगी, तो डिमांड का लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इनकम टैक्स कम हो जाए तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और जो डिमांड कम है वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगा, कि ज्यादा डिमांड कर सकता है कंज्यूमर। इसी तरह से वेदर को ले लो, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बल्कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो विच आर लिंक्ड विद द वेदर। मतलब कि वेदर के चेंज होने से उनकी डिमांड में भी फर्क आता है। जैसे आजकल जो है वो सर्दियां हैं, तो लोगों ने सूप की डिमांड बढ़ा दी है, कॉफी की डिमांड बढ़ा दी है, चाय की भी बढ़ा दी है। वैसे चाय तो लोग जिन्होंने पीना होता है वो तो गर्मियों में भी पीते हैं और सर्दियों में भी पीते हैं।
आप चाय पीती हो रूटीन में? नो सर। अच्छा, और नो। सर्दियों, और सर्दियों में भी नहीं? नहीं। अच्छा चले। अब वो कुछ वो लोगों पे डिपेंड करता है ना जिनको नहीं आ। तो अब जैसे मैं हूं, तो मैं अगर सर्दियां हैं तो मैं वैसे तो चाय कॉफी नहीं पीता, लेकिन सर्दियों में कॉफी पीना शुरू कर देता हूँ कि जी ठंड है तो ठीक है। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जो आपको वार्म रखते हैं। आपके वार्म क्लोथ्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, वगैरह वगैरह। और जब वेदर आपका गर्म हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है, और इस तरह की ठंडी चीजों की। तो ये वो चीजें जो वेदर से जिनका अफेक्ट है। तो अगर वेदर से डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कब राइट पे जाएगा, और अगर वेदर की वजह से डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड कब लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर वेदर की वजह से डिमांड कम होती है तो। अच्छा, फिर टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन है कि कुछ चीजों का ट्रेंड आ जाता है, हैबिट्स डेवलप हो जाती है, फैशन आ जाता है, तो उनकी डिमांड फिर बढ़ जाती है, तो डिमांड कब राइट पे जाता है। तो एक खास किस्म के कपड़े हैं या जूते हैं, उनकी डिमांड अगर ट्रेंड में आ गई है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर ट्रेंड चला गया है तो डिमांड कम भी हो जाएगी। इससे डिमांड कब भी राइट और लेफ्ट पे जाता है। इसी तरह से तो ये इस तरह हैबिट भी है कि लोगों की अब आदत एक डेवलप हो गई है। तो आदत ये है कि जी स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है। अब कोई ऐसी जरूरत नहीं है स्मार्टफोन कि जी लेना ही है देखा जाए तो, लेकिन अभी आदत है कि जिसने भी लेना है और वो कहेगा जी मैंने, और पैसे हैं तो स्मार्टफोन ही लेना है, चाहे वो चौकीदार हो, काम वाली हो, कोई भी हो। तो ये एक हैबिट भी के साथ इस्तेमाल कर रहे थे हमने भी। सोशल मीडिया इस्तेमाल करना एक हैबिट बन गया। उसके बगैर गुजारा तो है ना, कोई जरूरी तो नहीं है सोशल मीडिया हमने कोई इस्तेमाल करना है, लेकिन आदत बन गई है, अब उसके बगैर रहा नहीं जाता, तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी, सेलफोन की डिमांड बढ़ गई पाकिस्तान में ओवरऑल, तो डिमांड का राइट पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से ये काम करते हैं। और इस तरह से हैबिट अगर चली गई है, फैशन या टेस्ट चला गया, तब भी ऐसे हो सकता है। फिर हमारे पास पॉपुलेशन ही तो आसान है। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो भाई ज्यादा लोग लोग ज्यादा डिमांड करेंगे ना, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो वो प्रोडक्ट्स तो डिमांड करेंगे कोई ना कोई। तो डिमांड कब राइट भी जाएगा, पॉपुलेशन कम हो गई तो डिमांड कब लेफ्ट पे भी चले जाता है। अच्छा, इसी तरह इंटरेस्ट रेट आता है। इंटरेस्ट रेट से आप वाकिफ हो, ये क्या होता है? पढ़ा तो हुआ है अपने बिजनेस में वैसे, यस सर। तो बता दो जल्दी से। सर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रेट ये होता है कि अगर कुछ बोरो किया है बैंक से मनी, तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगता है। जी, हाँ जी, एक्स्ट्रा एक्सपेंस। सही सही। ओके, वो एक्सपेंस होता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि चूंकि इकोनॉमिक्स है तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में इस पे बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो मैंने शायद आपको बताया था कि दो तरह का होता है। एक होता है बोरिंग रेट, जो आपने मुझे इंटरेस्ट रेट बताया ना कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो आपके लिए एक एक्सपेंस है, वो बोरिंग रेट ही होता है। और दूसरा होता है डिपॉजिट रेट। इससे वाकिफ हो? सर इसमें इनकम होता है ना, वो जब हम पैसे जमा करते हैं बैंक में तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अच्छा, दोनों को इंटरेस्ट रेट ही बोलते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों का अफेक्ट डिमांड पे एक जैसा ही होता है, जबकि दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए, लेकिन वो अफेक्ट एक ही है। वो कैसे देखो तो, अगर मैं ये कहता हूँ कि बोरिंग रेट बढ़ गया तो क्या लोग लोन लेंगे ज्यादा? नो सर। नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि जो लोन है वो भी कम हो जाएगा। तो जब लोन कम होगा तो क्या लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे? बाइंग को क्या होगा? सर डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी, वेरी गुड। और जब बाइंग कम हो जाएगी और लोन कम हुआ से बाइंग कम हो गई, उससे डिमांड को क्या होगा? डिक्रीज। सर डिक्रीज। डिपॉजिट में भी यही होता है कि क्योंकि सेविंग में इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो इनकम ज्यादा हो जाती है, इसीलिए लोग जमा कर आना शुरू कर देते हैं और फिर इसलिए डिमांड कम हो जाती है चीजों की। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, बिल्कुल सही बताया, शाबाश। लेकिन मैं, हाँ, हमें इंक्रीज करने की यहाँ हमने बात की, तो वहां पे भी इंक्रीज होगा। तो जो है वो जो इफेक्ट जो भी होगा, लेकिन इन द एंड उससे भी डिमांड ने कम ही होना है कि
लोग पैसे कहेंगे जी बैंक में ही रखते हैं, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वेरी गुड। तो दोनों का इफेक्ट सेम है। और ये भी याद रखो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम ही होती है, यानी कि अगर बोरिंग रेट बढ़ रहा है ना बैंक्स का, तो डिपॉजिट रेट भी बढ़ता है। और अगर डिपॉजिट रेट या बोरिंग रेट कम हो रहा है, तो डिपॉजिट रेट भी कम होगा, ये बात तो पक्की है। बहरहाल इस पे डिटेल में बात करेंगे जब बैंक्स की बात करेंगे। तो इसी तरह अगर बोरिंग रेट कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर डिपॉजिट रेट भी कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये भी समझ आती है ना आपको? इसका ऑपोजिट कर लें तो। यस सर। हाँ, तो ये दोनों का फैक्ट जो है वो इस तरह से, तो ये दोनों नॉन प्राइस फैक्टर हैं। बोरिंग रेट, डिपॉजिट रेट, ओवरऑल इसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। और हम इंटरेस्ट रेट को ही इस्तेमाल करते हैं फिर। तो इससे डिमांड का राइट में भी जा सकता है और लेफ्ट में भी जा सकता है, शिफ्ट हो सकता है। इसी तरह से आगे हम चलें तो सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स हैं, या सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बोलते हैं इसको। ये इनके बारे में पता है कुछ? सर पढ़ा है लेकिन अब भूल गया है। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ना सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया जी कॉम, अच्छा इसको ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी बोल सकते हैं। मैंने वहां वैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिखा हुआ है, एक ही बात है। पर है क्या जी कि सब्स्टिट्यूट्स होते हैं those goods which can replace one another, which can be used in place of another. क्यों? Because they satisfy the similar need or want of the people. ठीक है जी। मतलब उनका सेम होना जरूरी नहीं है। मतलब दो प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको देखने में एक जैसे नहीं लग रहे, लेकिन अगर वो सिमिलर नीड या वांट को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। जैसे मैं अगर ये कहता हूँ कि सब्स्टिट्यूट में हैंड हैंड वॉश, और दूसरा मैं लेता हूँ सोप। अब दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लेकिन दोनों का पर्पस एक ही है, और वो सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ नीड पूरी करते हैं। तो दोनों सब्स्टिट्यूट हो गए, देखने में दोनों सेम नहीं है। इसी तरह से मैं अगर पेन और बॉल पॉइंट कह दूं, तो अब ये दोनों भी देखने में सेम तो नहीं है, और बल्कि दोनों में तो डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल होती है। बॉल पॉइंट डिफरेंट तरह का होता है, पेन डिफरेंट तरह का होता है। ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं क्योंकि लिखने की नीड को वो पूरा कर रहे हैं। तो ये, अच्छा उसके अलावा कुछ सब्स्टिट्यूट्स हम जो बहुत एक देखने में भी एक जैसे लगते हैं। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट्स देखने में भी एक जैसे लगे, हमने इससे नहीं पहचानना कि दोनों देखने में एक जैसे हैं कि नहीं, लेकिन उनकी वो अगर सेम बॉन्ड को पूरा करते हैं तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अच्छा, कुछ सब्स्टिट्यूट होते हैं जो देखने में भी एक जैसे लगते हैं, जैसे कि पेप्सी और कोक। और आप तो सॉफ्ट ड्रिंक पीती नहीं हो, है ना? यस सर। हाँ, वो मैं हैरान होता था कि आप पता नहीं कौन सी मखलूक को कहाँ से आई हो, आजकल के बच्चे आपके उम्र में नहीं पीते तो किसमें पीते हैं। बहरहाल अच्छी मतलब अच्छी बात है। तो पेप्सी और कोक देखने में एक जैसे ही लगते हैं, ब्लैक कलर है, कोई खास फर्क नहीं है। यानी कि अगर ना ब्रांडिंग ना हुई हो, तो शायद हमें बॉटल देख के पता ही ना चले कि ये पेप्सी है कोक है, लेकिन वो हम उसका वो ब्रांड देखकर और उसका जो स्टिकर वगैरह ओवर पैकेजिंग होती है बॉटल की, उसको देखकर अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है। मतलब हम कभी दुकान जाते हैं तो पेप्सी नहीं है तो कोक ले लेते हैं, कोक नहीं है तो पेप्सी ले लेते हैं। तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं। अच्छा, तो आपको समझ आ गई सब्स्टिट्यूट की। अब बताना मैंने क्या है कि ये दोनों चूंकि सेम नीड या वांट को पूरा करते हैं, तो अब मैं ये कहता हूँ कि लेट से मैं दो प्रोडक्ट आपको बताता हूँ, एक ए है और एक बी है। ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्राइस ऑफ ए जो है ना वो बढ़ गई है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी, इसको क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी, कम होगी? ये समझाओ मुझे जरा। सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी आप कह रही हो? अच्छा, अब मुझे जरा समझा दो कैसे। सर क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट्स है, तो अगर ए की प्राइस बढ़ गई है तो लोग सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वेरी गुड, अगर बी बिल्कुल। की प्राइस सेम ही है तो फिर। हाँ, इसका मतलब है कि ये होगा कि जब ए की प्राइस बढ़ेगी तो लोग ए की डिमांड कम कर देंगे, है ना?
और जब ए की डिमांड कम yes sir. करेंगे तो उन, और क्यों कम करेंगे, क्योंकि उनके लिए बी जो है वो रिलेटिवली सस्ता है, जबकि बी की कीमत कोई नहीं कम हुई, बी की कीमत वही है, लेकिन वो अब उनको सस्ता लगेगा ए से, क्योंकि ए महंगा है, वो उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे मैं बी का डिमांड का बना देता हूँ, अगर ये डिमांड ऑफ बी और ये बी की प्राइस, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो अगर ये ऊपर वाला काम हो रहा है जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया है, तो इससे क्या होगा कि ये बी में शिफ्ट आएगा ऐसे, और बी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आपका एक सवाल नहीं बनता यहाँ पर, ये डी से डी 1 पे आ गए कि सर आपने तो कहा था कि प्राइस फैक्टर से शिफ्ट होता है, यहाँ तो प्राइस हम ले रहे हैं और आप फिर भी शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होनी चाहिए, नहीं? yes sir. तो वो ये वजह है कि मैंने आपसे कहा था कि प्राइस फैक्टर का मतलब है जिससे मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है उसी चीज की प्राइस और उसी चीज की डिमांड, यहाँ वो नहीं है, यहाँ प्राइस किसी और की है, डिमांड किसी और की है। हम डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, तो डिमांड कर्व जो बी का है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या बी की प्राइस चेंज हो रही है? नहीं। तो किसी और अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो उसको नॉन प्राइस फैक्टर ही कंसिडर करते हैं। प्राइस फैक्टर सिर्फ तब होता है जब उसी चीज की प्राइस की बात कर रहे हो जिसकी डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है। समझ आ गई ना? yes sir. अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ए का डिमांड कब बना दूं, ए का डिमांड कब बनाऊं, तो उसमें भी मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा, क्योंकि प्राइस एक ही चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे अगर ए की प्राइस कम हो रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए है वो कम हो रही है, ऐसी है ना? तो अगर मैं ए का डिमांड कब बनाऊं तो उसमें नॉन प्राइस फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस एक ही है और डिमांड भी फिर हम एक ही बात करेंगे उसमें। तो लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो ए की प्राइस और बी की डिमांड, तो यहाँ मैंने प्राइस सेम रखी हुई है क्योंकि मैंने बी का डिमांड कब बनाया, तो बी के डिमांड कब में प्राइस भी बी की होती है और क्वांटिटी भी बी की होती है। तो बी की प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो मैं बी की प्राइस आपको कांस्टेंट नजर आ रही है, तो डिमांड में शिफ्ट आ रहा है, डिमांड बढ़ेगी। और प्राइस ए की चेंज हो रही है, जो बी के डिमांड कब में ए की प्राइस शो नहीं होती, ए की प्राइस अगर शो होगी तो वो जब ए का डिमांड कब बनेगा वहां शो होगी, और उसमें मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। ये समझ आ गई? yes sir. अच्छा, इसी तरह अ, वो ये राइटवर्ड शिफ्ट है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, मतलब ये कि आप जो ए की प्राइस है वो कम हो जाए, कम हो गई है तो जारी बात है जो बी की डिमांड है वो ज्यादा वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब ए सस्ता हो गया, लोग ए लेंगे तो बी नहीं लेंगे, तो बी का जो डिमांड कम है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, और ये क्वांटिटी बी की कम हो जाएगी, तो ये शिफ्ट टू द लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर। तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट तो मैंने बता दिया ना, कि वो जो कि इकट्ठे, वो जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं, सिमिलर नीड और वांट पूरी करते हैं। तो अब कॉम्प्लीमेंट्स देख लेते हैं, ये होते हैं which are those goods which are jointly demanded और यूज टुगेदर, मतलब उनको अकेले इस्तेमाल कर नहीं सकते आप। अब जैसे मैं कहता हूँ पेन एंड इंक, भाई इंक लेके क्या करोगे, उंगली के साथ लगा के थोड़ी ना लिखना, और पेन खाली ले लो इंक ना लो, मुमकिन तो नहीं है ये, वो पॉसिबल ही नहीं है कुछ। तो इसी तरह कार एंड पेट्रोल, अगर गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो ये भी दोनों इकट्ठे गाड़ी लेंगे तो पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं कहता हूँ ब्रिक्स एंड सीमेंट, ये भी ईंटें चाहिए, आपने को मकान बनाना है तो सीमेंट भी साथ आपको चाहिए होगा। तो आप इसी तरह सेल फोन और चार्जर कह लो, वो भी इसी में बाहर, ये इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, अकेले नहीं होते, इनको इकट्ठे ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब अगर इस तरह की सूरत हाल है, तो मैं अगर पेन और इंक की बात कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि प्राइस ऑफ पेन जो है वो बढ़ गई है,
तो आप मुझे ये बताओ कि इंक की डिमांड को क्या असर पड़ेगा। इंक्रीज। इंक की डिमांड बढ़ गई, अच्छा। तो मुझे बताओ पेन की जब प्राइस बढ़ेगी तो लोग पेन लेंगे। सॉरी सॉरी सर, डिमांड डिक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही। भाई जब पेन ही नहीं ले रहे क्योंकि महंगा हो गया तो इंक लेके क्या करेंगे। बिल्कुल। अच्छा इसी तरह इसका ऑपोजिट होगा, अगर पेन जो है उसकी कीमत कम हो जाए तो लोग ऑटोमेटिकली इंक की डिमांड भी बढ़ा देंगे, क्योंकि जब पेन की कीमत कम होगी तो लोग पेन लेंगे, पेन लेंगे तो इंक भी लेंगे। अच्छा तो अब जब मैं यहाँ पर इंक का डिमांड का बनाऊंगा, इंक का, तो उसमें भी शिफ्ट आएगा टू द लेफ्ट साइड या टू द राइट साइड, डिपेंड करता है कि जी इंक की डिमांड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो इसका भी जो आपको जैसे बताया मैंने कि जो डायग्राम बनेगी वो वैसी ही बनेगी जैसे कि हमने यहाँ बनाई है, या शिफ्ट लेफ्ट पे हो जाएगा या राइट पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है आपने। नो सर। और आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास अब सप्लाई आ गया। तो जैसे हमने बात की कि डिमांड जो है वो कम्स फ्रॉम कंज्यूमर्स, ठीक है। तो सप्लाई कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ये हमें समझ। विलिंगनेस एंड एबिलिटी बाय करने की, यहाँ विलिंगनेस एंड एबिलिटी प्रोड्यूस करने, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप यूज कर सकें, तो आपकी विलिंगनेस बेशक हो, एबिलिटी नहीं है तो उसका वो हम वो अंडर डिस्कशन आएगा ही नहीं। या आपकी विलिंगनेस नहीं है लेकिन एबिलिटी है तब भी नहीं आएगा। तो दोनों चीजें किस चीज की, प्रोड्यूस करने की, कि अ गिवन क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस। जैसे हम डिमांड को बोलते हैं कि विलिंगनेस और एबिलिटी ऑफ अ पर्सन या इंडिविजुअल to buy or to consume a given quantity of a product at a given price in a given time period। एक खास आप क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हैं एक खास वक्त में, तो सप्लाई में भी ऐसे ही है। यानी कि मैं कहूँ अगर प्राइस 10 हो जाए तो आज बताएं कि क्या फर्क पड़ेगा डिमांड पे। तो आप बताएंगे जी डिमांड में इतना चेंज आ जाएगा, इतनी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो हम अभी आज की डेट में इसी टाइम पर बता रहे हैं कि क्वांटिटी में क्या जो है ना वो चेंज आ रहा है। अच्छा अब बट इस सप्लाई की बात हमने हो गई है, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल मार्केट डिमांड है। बस सिर्फ फर्क ये है कि जब हम सप्लाई कब बनाते हैं, ये हमने सप्लाई कब बनाया ये, तो आपको नजर आ रहा है कि ये सप्लाई कब है और ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। और ये क्यों है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रही है ना, ये देखिए क्यू से Q1, तो सप्लाई भी बढ़ रही है और आप मूव कर रहे हैं इधर को, ये पॉइंट ए से बी की तरफ। तो ये क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है कम हो रही है। सर बढ़ रही है। बढ़ रही है। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, और इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सटेंशन, क्योंकि प्राइस फैक्टर है ना। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट अप तक है सप्लाई में। अच्छा सप्लाई भी राइट पे जाए तो बढ़ती है, डिमांड भी राइट पे जाए तो बढ़ती है, लेकिन डिमांड राइट पे जब जाती है तो कम होती है क्योंकि नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होता है। सप्लाई का कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, तो जब वो राइट पे जाती है तो वो बढ़ता है। तो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, मूवमेंट अप द कर्व भी बोल सकते हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द राइट भी बोल सकते हैं इसको। जो मैंने नोट्स में लिखा भी हुआ है। और इसी तरह से अगर प्राइस जो है वो कम हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम भी हो जाती है। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की जगह पर हम इसको मूवमेंट डाउन द सप्लाई कर्व भी बोल सकते हैं। मूवमेंट अप द सप्लाई कर्व एक्सटेंशन, मूवमेंट डाउन द सप्लाई कर्व कॉन्ट्रैक्शन, या मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड, अगर बी से ए की तरफ जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। अच्छा अब सवाल ये है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ क्यों रही है। सर क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है तो प्रोड्यूसर्स अपने रिसोर्सेज वहां एलोकेट कर देते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बताया। और ये प्राइस मैकेनिज्म में हमने बात की भी थी।
कि प्राइस से प्रॉफिट बढ़ता है, और उनका मेन मोटिव यही होता है, तो बिल्कुल सही। और उसी तरह प्राइस कम होने से सप्लाई कम भी हो जाती है। तो ये तो जरूर वही चीज है जो हमने डिमांड में ही पढ़ा है। और इसी तरह से ये तो है जी, ये होता है जी प्राइस फैक्टर से। इसी तरह सप्लाई में भी नॉन प्राइस फैक्टर होते हैं, मतलब वो फैक्टर अदर देन प्राइस जो कि सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इस पे बात करें, तो जब लॉ ऑफ डिमांड होता है ना, तो लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है। और वो भी वही सेट्रस पेरिबस हम कह देते हैं, अदर थिंग डू नॉट चेंज। तो इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट राइज इन आपका इंक्रीजेस, तो सप्लाई हैज एन अपवर्ड ट्रेंड एंड वाइस वर्सा। तो इसको भी हम इस तरह से एट अ गिवन टाइम पीरियड, तो ये भी हम इस तरह से इसको स्टेट कर सकते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई को आता नहीं है, लेकिन पता तो होना ही चाहिए। अब नॉन प्राइस फैक्टर, अगर कोई ऐसा फैक्टर जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर रहा है अदर देन प्राइस है, तो उसमें सप्लाई का, अच्छा ये अपवर्ड स्लोपिंग जो है वो, या पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कब क्यों होता है भला? जिस तरह डिमांड कब नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, उसकी मैंने वजह बताई थी। सप्लाई क्यों होता है अपवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि सर प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। जी बिल्कुल सही, जब ऐसा प्राइस ही। बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। जी बिल्कुल, इसी वजह से सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और डिमांड का इसीलिए नेगेटिव होता है। तो अब क्या होगा कि अगर सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई कर्व इधर को आ जाएगा। और क्या होगा कि हमें नजर आ रहा होगा कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। और इसी तरह सप्लाई कम भी हो सकती है। तो राइट पे अगर सप्लाई जाएगी, तो हम कहेंगे शिफ्ट टू द राइट, या मूवमेंट ऑफ द अलोंग द कर्व, नहीं, मूवमेंट ऑफ द कर्व टू द राइट, ये भी हो सकता है। आउटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं इसे। तो सप्लाई बढ़ती है, और लेफ्ट पे जाती है तो सप्लाई कम होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो और इसमें वही कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, क्वांटिटी सप्लाई। अच्छा, अब ये तो, और जितने भी जो नॉन प्राइस फैक्टर है सप्लाई के, वो सब, उन सबका इफेक्ट एक ही होता है, यही वाला डायग्राम में। या तो सप्लाई कर्व राइट पे जाएगी, या सप्लाई कर्व लेफ्ट पे जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब वो फैक्टर किस तरह से इफेक्ट करते हैं सप्लाई को,